से पहले वी आर अ कंडक्टर। सो ये रहा हमारे पास एक कंडक्टर, इसकी लेंथ जो मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट इज स्मॉल एल। तो स्मॉल एल क्या है? इस कंडक्टर की लेंथ है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes. ओके। Yes. अब भाई ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक बड़ी ही स्पेशल स्पीड, एक बड़ी ही स्पेशल वेलोसिटी के साथ चलते हैं। और उस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया हुआ था? याद करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस। तो अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी और डेल्टा टी टाइम के अंदर, याना हमारा इलेक्ट्रॉन एंड ए से एंड बी तक चला जाता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये पूरा डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम के अंदर वीडी स्पीड के साथ अगर ट्रेवल किया हुआ है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? वीडी डेल्टा टी। यार तुम लोगों ने नाम चेंज कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो एल इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू ऋषि क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। इस कंडीशन में जो यहां पर हमारी स्पीड है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, और टाइम इंटरवल हमने कितना लिया हुआ है रिया? Delta T. डेल्टा टी। यस। सो एल इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन बन गई है वीडी इंटू डेल्टा टी। साथ में हम कंसिडर कर रहे हैं द नंबर डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या होता है हर्ष? इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। यस, इट इज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जितने इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम के अंदर हैं वो हमारा क्या हो जाता है? नंबर डेंसिटी हो जाता है। अरे आ रही है ना बात समझ में? तो यार यस सर। यस। अरे कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है, चलो भाई करंट का हमें रिलेशन निकालना है। करंट की बेसिक इक्वेशन अगर मैं सुजल आपसे पूछूं क्या थी? आई की इक्वेशन, आई इज इक्वल टू क्या था? क्यू बाय टी। वेरी गुड। आई इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन थी Q डिवाइडेड बाय टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस नाम का एक टॉपिक नियति आपने चैप्टर नंबर 1 के सेशन 1.1 के पेज नंबर 2 के ऊपर पढ़ा हुआ है। मैडम मुझे आप ये बताइए उसके अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q is equals to NE. वेरी गुड, NE एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैं टाइम इंटरवल यहां डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यहां भी मैंने टाइम इंटरवल को किससे रखा हुआ है? डेल्टा टी से रखा हुआ है। डॉली कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है केवल भाई, अब अपने को ये कैपिटल एन निकालना है। ठीक है, कैपिटल एन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया नंबर डेंसिटी इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे यार आई ये बात समझ में या नहीं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे मोटो वालो एन डिवाइडेड बाय थई वॉल्यूम बरोबर नानकड़ो एन। बोलो खबर पड़ी? अरे यार ना। नंबर डेंसिटी का मतलब ही बताया था अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने कैपिटल एन से दिखाया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है वी इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी नाकड़ो एन। राखी दीदू, बोलो कोई डाउट इसमें? No, sir. डल रिस्पॉन्स। No, sir. No, sir. ठीक है अभी ठीक है। हाँ नो सर। यस ओके। चलिए, तो यार वॉल्यूम के बारे में एक और कहावत बहुत ही फेमस है कि वॉल्यूम एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? No, sir. No, अरे sir. वॉल्यूम एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो देख लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट से ए है और जो लेंथ है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है एल से। इट इज इक्वल टू स्मॉल एन। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir.
मुझे यार कैपिटल एन चाहिए यार, इसके बाद मेरे को पता नहीं है कैपिटल एन कैसे निकाला जाएगा, आप लोग मेरी मदद कीजिए। सर एन को सब्जेक्ट बना देंगे ना, बना दिया, क्या होगा? एन इंटू ए इंटू एल। स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, राइट? ओके, सो कैपिटल एन की वैल्यू हो गई स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। विद्युत, क्या कैपिटल एन की जरूरत हमें कहीं पर थी, या हम ऐसे ही बकवास करते करते निकाल डाल रहे हैं इसको? सर वो ऊपर वाली ग्रीन वाली फॉर्मूला में यूज करना था। यस, वेरी गुड। यार एल की एक इक्वेशन आपने ऑलरेडी निकाल रखी हुई है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये देखो, ये देखो। अरे भूल तो नहीं गया भाई तू? लिख देते हैं यहाँ पे एन ए, एल की जगह पर हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। चलो अब इसको यहां रिप्लेस करते हैं, देखना ये गड़बड़ी क्या होगी, देखना तुम्हें ना। देखो मैं एक गलती जानबूझ के करूंगा, देखते हैं तुम लोग कैच करते हो या नहीं। स्मॉल एन ए वी डी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सही है ना? सर इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी रहेगा क्यों चार्ज, लिखा है? सर चार्ज रहेगा। ई रह गया है, एग्जैक्टली। E रह गया ना? है वो तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। ये पता है जब तुम जल्दबाजी में ये वैल्यूज लिखने जाते हो तो इतने सारे टर्म होते हैं ना कि लास्ट में ये ई लिखना छूट जाता है, छूट जाता है तो एग्जामिनर कट करता है मार्क्स, समझ रहे हो ना? क्योंकि उसको तुम्हारी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तुम बोलोगे सर वही वही फीलिंग्स तो वही थी ना, लेकिन फीलिंग्स थोड़ी उसने समझनी है यार, उसने तो मार्क्स रखने हैं। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी हो गया शहीद, आई इज इक्वल टू एक इक्वेशन बन गई जो बड़े काम की इक्वेशन है, एन ए वी डी ई। लेकिन यार ये मैंने बोल तो दिया बड़े काम की इक्वेशन है, लेकिन याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो याद कैसे रखोगे? याद करो अवनी को, ए वी डी एन ई, अवनी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, सर डाउट है, बताइए। सर वो ई का पता नहीं चला, सिर्फ छोटा वाला। देखो ये एन की जगह पर हमने हीट क्या किया है, ये वैल्यू रख दी है, नानकड़ू एन कैपिटल ए वी डी डेल्टा डी, नानकड़ू एन ए वी डी डेल्टा डी। इसके Yes, sir, बाद yes, क्या sir. लगा है? Yes, sir, yes, sir, got it, तो sir. रखना पड़ेगा ना भाई। थैंक यू सर। ओके चलो, तो आई इज इक्वल टू आज से क्या याद रखना है? बताओ 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 बताओ। अवनी। 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 आई इज इक्वल टू अवनी। दो, एक या दो ही स्टूडेंट की आवाज आई यार, मेरे को लगा नहीं तो अवनी। आई इज अवनी। अवनी, आई इज इक्वल टू अवनी। ओके ओके ठीक ठीक। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जब जब एक स्टूडेंट बोल रहा है दूसरा चुप हो जा रहा है, दूसरा बोल रहा है तीसरा चुप हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। सो आई इज इक्वल टू अवनी, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, राइट? लेकिन अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने करंट पर यूनिट एरिया डिफाइन किया था, जिसे हम क्या बोलते थे पर्ल? सर एक बार फिर से बोलो ना। करंट पर यूनिट एरिया क्या बोलते थे इसको हम? सर जे वेक्टर। जी करंट वेक्टर, डेंसिटी। करंट डेंसिटी। यस, करंट डेंसिटी उसका नाम था। सर ए यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ले आओ, शहादत होएगी इसकी, आई बाय ए हो जाएगा जे। देखना आई डिवाइडेड बाय ए, दैट इज इक्वल टू वी डी एन ई, और आई बाय ए को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी जे, विच इज इक्वल टू वी डी टाइम्स एन ई। तो जे की ये वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम्स नंबर डेंसिटी टाइम्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अरे याद रहेगी ये बात? ये वाला स्टेप याद रखना, तो फिर ये डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये याद रखने के लिए ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आई इज इक्वल टू क्या होगा?
अवनी, यस, ओके, चलिए। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अब हम आ जाते हैं ओम अंकल के पास में, और ये इस काम में मेरे को हेल्प भव्य कर रहा है। भव्य भाई, मेरे को तू ये बता, ओम अंकल का वेक्टर फॉर्म में मैंने लॉ लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था, क्या बोलता था वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? भव्य वेटिंग, यस सर। बताओ यार, क्या बताता था ओम अंकल का जो वेक्टर फॉर्म था वो? E is equal to sigma E. J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेरी गुड, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये थी हमारी इक्वेशन। अब यार जरा ध्यान से देखना इन दोनों इक्वेशन को। ऋतुराज, एक जगह पर है J इज इक्वल टू VD टाइम्स एनी, और दूसरी जगह पर है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। हनी, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? यस सर। ओके, सो सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ई इज इक्वल टू हो जाएगा VD टाइम्स एनी। अरे यार, अगर थोड़ा बहुत भी आपने लास्ट लेक्चर के अंदर ध्यान दिया हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड डिराइव करवाया हुआ था आपको। बताओ क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? इक्वेशन होती थी -EE/m इंटू टाउ, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो ये माइनस साइन का कोई रोल रहेगा क्या? बताओ बताओ बताओ, टाइप कर देंगे ना? यस, तो ये इक्वेशन बन जाएगी छोटू ई बड्डू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू अपने ताऊ, राइट? VD इज इक्वल टू हो गया ई बाय एम इंटू टाउ। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। चलिए इसको ले चल के रिप्लेस कर देते हैं यहां पर। सो सिग्मा ई इज इक्वल्स टू VD की जगह पर ये वैल्यू ई बाय एम इंटू टाउ, ये VD की जगह पर है NE एज इट इज, NE एज इट इज। देखो अब ये E और ये E शहीद हो गया, अब बचा जो है उसको लिख देना, बस काम खत्म। सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू ई शू थई जशे, बोलो E square. E E square. एन हमारा एज इट इज, साथ में E स्क्वायर, और इनके साथ में है डिवाइडेड बाय M, और इनके साथ में लगे हुए हैं ताऊ अंकल। सो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया NE स्क्वायर बाय M इंटू टाउ। अरे आएगी बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर यस, सर तो ये नोट्स में इसका कंक्लूजन दिया हुआ है क्या? इसका कंक्लूजन दिया हुआ है मतलब कि ये इतना बड़ा लिखा है आपने और यहाँ पे तो छोटू सा खत्म कर दिया है डायरेक्ट। 2 टॉपिक मैंने खत्म कराए हैं कशिश में, धोखा कर दिया। ओके, मतलब मॉलिक्यूलर कांसेप्ट ऑफ मैंने रेजिस्टिविटी। धोखा ओके कर सर। दिया तुम्हारे साथ में, ठीक है? मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी भी इसी में चिपका दिया है मैंने आपको, ठीक है? तो करा तो सर दोनों एक साथ पूछेंगे? यस, क्वेश्चन में 2 तरीके से ये पूछा जाता है। कई बार आपको ये बोला जाता है प्रूव दैट I इज इक्वल टू AVD any, कई बार यहीं पे पूछ करके छोड़ दिया जाता है, राइट? तो अगर क्वेश्चन आपसे कशिश यहीं तक का पूछा गया है, प्रूव दैट I इज इक्वल टू AVD any, सो देयर इज नो नीड टू राइट अप टिल हियर, यहां तक लिखने की फालतू में गधा मजूरी करवानी जरूर नहीं, राइट? ओके सर। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है बाय एक्सेप्टिंग I इज इक्वल टू AVD any, प्रूव दैट सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर बाय M इंटू टाउ। तो उस टाइम पर कशिश हम क्या करेंगे, यहां से पूरा पार्ट लिखना चालू करेंगे। और कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है जिसमें यहां से लेके यहां तक की बात पूछ ली जाए। क्वेश्चन ऐसा होगा, derive the relation between current and drift velocity and prove that sigma is equal to NE square tau divided by M, right? सर Yes. सर काफी बुकों में हाफ ऑफ एनी स्क्वायर टाउ बाय एम लिखते हैं, ऐसा क्यों? सॉरी मैं समझा नहीं यार गीत, एक बार पूरा बोला ना सर question। वो काफी बुकों में ये हमने प्रूव किया ना कि सिग्मा एन स्क्वायर टाउ बाय एम होता है। हाँ,
तो उसमें काफी में हाफ ऑफ एन स्क्वायर टाउ बाय एम लिखते हैं। ओके, ये जो जिस बुक की आप बात कर रहे हो वो है प्रोफेसर H.C. वर्मा की रिटन, है ना? यस सर। और उसके अंदर ये कंट्रोवर्सी तरीके का एक वर्ड मैं बोल सकता हूँ जो दिया हुआ है। एक्चुअली ये कोलिजन्स इतने ज्यादा और ये वैल्यू इतनी ह्यूज होती है ना कंडक्टिविटी की। यस सर। दिस सिग्मा इज फॉर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी ह्यूज होती है कि उसके हाफ या डबल लेने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, ये मैंने H.C. वर्मा साहब के मुंह से सुनी हुई बात आपको बताई है, ठीक है? यस सर। और सर वो डेरिवेशन का ही अप्रोच होगा ना कुछ डिफरेंट वे से, तभी होगा ना वो हाफ। उसमें क्या किया जाता है, यहां मैंने क्या अज्यूम किया है ही कि पूरी नंबर डेंसिटी एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रही है, राइट? सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन मैंने एक ही डायरेक्शन के अंदर अज्यूम किया हुआ है। वर्मा साहब क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही मोशन इस तरफ मैं लेकर के चल रहा हूं, राइट? यस सर। यानी नेट जो मोशन है जो इस तरफ को हो रही है, वो नेट मोशन इस तरफ को जो हो रही है वो 50% की ही हो रही है। यस सर। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, यहां से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अगर आपको याद हो तो रो इज इक्वल टू होता था 1/सिग्मा। डू यू रिमेंबर? रेजिस्टिविटी इज Yes, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। और यहां से अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या है, जो टर्म डिनोमिनेटर के अंदर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो देखो, न्यूमरेटर में हमारा एनी स्क्वायर टाउ था, वो डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में m था, वो कहां आ गया? न्यूमरेटर में आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब फिजिक्स का फील लेना, अब फिजिक्स का फील लेना कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। याद करो, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, इफ यू रिमेंबर। पहले फैक्टर का नाम था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, Yes. राइट? अरे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A था ना? तो Yes, L sir. जो लेंथ बताता था, A एरिया बताता था, और मैंने आपको बोला था ये रो जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। और क्योंकि ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है तो अल्टीमेटली R रो के 2 फैक्टर, L और A टोटल कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करने लग जाता है? 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करने लग जाता है। अरे समझ पा रहे हो ना यार कहानी? Yes, sir. तो वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर हमारा रो डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेट करना, इक्वेशन मैंने आपको बता दी है, रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब जरा कॉन्सेंट्रेट करना, ये m क्या बता रहा है? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या वेरिएबल है या कांस्टेंट है? आज कुछ और होगा, कल और हो जाएगा, ऐसा है क्या? No, sir. Constant. Yes, it is constant, fix है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, भाई साहब ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आज 9.1 इंटू इतना होएगा, कल के दिन 20.3 इंटू 10⁻51, यानी जो मर्जी वो ला करके रख दिया, ऐसा नहीं होने वाला, फिक्स है भाई ये, ठीक है? E is charge on an electron, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सही बात है या नहीं, बताओ? Yes, sir. तो अब रो जो है ना, ये 2 बकरों के अंदर हलाल होता है। पहला बकरा है ये n, बताओ ये n क्या है? n क्या है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी। और ये नंबर डेंसिटी किसकी आती है? मेटल्स के लिए बहुत ज्यादा होती है, राइट? मेटल्स के लिए हाई होती है, इंसुलेटर्स के लिए कैसी होती है? लो होती है, राइट? दैट मींस ये नंबर डेंसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अरे बोलो, बात समझ में आई या नहीं? तो n किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? बताओ बताओ बताओ, किस पे डिपेंड करने वाला है? मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करने वाला है।
तो रो के अंदर जो n है ये डिपेंड कर रहा है मटेरियल के टाइप पे, इसीलिए हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। और दूसरा फैक्टर बचता है ये टाउ। टाउ का नाम क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? द average time elapsed between two consecutive collisions of electrons। दो consecutive जो collisions होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उसके बीच में जो एवरेज टाइम elapse होता है, ये पहली टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के लिए जितना एवरेज टाइम जाता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब सोचो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोलिजन क्या होने लग जाएगा, जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। यानी कि इफ आई एम चेंजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अरे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाने पे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो टक्कर जल्दी जल्दी होना चालू हो जाएगा, और टक्कर जल्दी जल्दी हो रहा है यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब रेजिस्टिविटी अब कितने फैक्टर पे डिपेंड करने लग जाएगी, दो फैक्टर के ऊपर। एक है टाइप ऑफ मटेरियल एंड दूसरा है टेम्परेचर। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस कितने पार्ट पे डिपेंड करता है, रो, एल और ए, चार बातों पे डिपेंड करने लग जाता है। रो किन दो बातों पे डिपेंड कर रही है, टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। यस तो अगर आप फिर से जाकर के सेशन 2.3.2 का पेज नंबर 1 फिर से रिकॉल करोगे, यू विल फाइंड कि रेजिस्टेंस के चार फैक्टर में लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड लास्ट में दिया हुआ है टेम्परेचर। ये चार बातें आपको दे रखी। अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, डाउट है तो पूछ भाई। सुजल, कैविना, रुद्र, मानित, जानवी, जैनिल, वेदांश। अच्छा ये नाम बोलने पर तुम प्रेशर में आकर के थम्स अप मत दे दिया करो यार, है ना। ऐसा नहीं कि नाम बोल दिया अब तो प्रेशर आ गया, अब तो थम्स अप दे रहे हैं, आज चलेगा यार। एक क्लास लेट तो लेट सही, कोई बात नहीं, समझना जरूरी है, सही है ना। हेली ने साइड में मंदिर भी बनवा लिया, बोले हे भगवान पढ़ाई करते करते कोई जरूरत पड़ेगी तो यस थोड़ा सपोर्ट कर देना। ठीक है चलिए। अरे किसी को कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कमेंट करनी है तो प्लीज बताइए। सर मुझे करनी है। हाँ कर दे भाई। सर वो रो डायरेक्टली होता है टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल या इनवर्सली होता है? अब तू देख, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तभी तो दो कोलिजन के बीच का टाइम बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? नहीं। यस सर, क्योंकि वो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस एग्जैक्टली। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी इसकी अपन बात करते हैं, चिंता मत कर, बस इसी की बात पे आ रहा हूं। यस सर। अब जो अभी मैंने आपसे डिस्कशन करी कि भाई ये रेजिस्टिविटी एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो जैसे ही साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला कि भाई साहब ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना, अंशुल सबके बीच में रेस लग गई। किस चीज की रेस लग गई कि सबसे पहले कौन बताएगा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करती है। रेस लग गई सबके बीच में, राइट। ये क्या करने लगे पता है, ये जितने खाटू खाटू ब्रिलियंट अपने साइंटिस्ट लोग हुआ करते थे, ये सारे साइंटिस्ट लोग अलग अलग मटेरियल को अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर लेके जाते और वहां उसकी रेजिस्टिविटी मेजर करने लग जाते। अरे समझ पा रहे हो बात को? मतलब आर्या ऐसा हुआ जैसे मेरे घर पे मैं पहले लेके आ गया एक मटेरियल को, अपने घर के टेम्परेचर के ऊपर मैंने उसकी रेजिस्टिविटी मेजर करी, फिर मैं हिमालय लेकर के चला गया उसको, और वहां भगवान शंकर की गोद में बैठ करके मस्ती से आराम से मैंने क्या किया, मेजर किया रेजिस्टिविटी। आ रही है ना बात समझ में?
तो यार हर बार इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू के अंदर क्या मिलने लग गया मेरे को डॉली, वेरिएशन मिलना चालू हो गया। और इसी वेरिएशन को इन लोगों ने पता करने का ट्राई किया कि भाई साहब इसके लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो एकदम सटीक बैठता है। तो ऐसे फॉर्मूले जो आपने प्रैक्टिकल करने के बाद सेट करने के इंटेंशन से बनाए हैं उनको कहा जाता है एम्पैरिकल फॉर्मूला। अरे अरे समझ पा रहे हो बात क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, बाउंसर गया। नो सर। should No, I sir. explain again? Yes, sir. ओके देखो, तो सिचुएशन क्या थी। मान लो तुमने ये पता कर लिया कि भाई रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब लोगों ने तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया कि भाई इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कोई फॉर्मूला तो बताओ कैसे इंक्रीज हो रही है। तो तुमने क्या किया, ढेर सारे टेम्परेचर के ऊपर ढेर सारी रेजिस्टिविटी मेजर कर डाली और तुक्का लगाना चालू किया। अरे वही तुक्का जो तुम अपने एमसीक्यू में मारते हो। यस एमसीक्यू सर। में हाँ, ये ABCD मिला हुआ है, पता चला सर अब आ नहीं रहा है तो हम अक्कड़ बक्कड़ खेल डालते हैं, अक्कड़ बक्कड़ मम्मी बोल चल रहा होता है ना। ठीक है, एग्जामिनर देख करके ये सरप्राइज हो रहा होता है कि कौन सा टीचर है जो इन लोगों को अक्कड़ बक्कड़ खेलना सिखा रहा है एमसीक्यू के अंदर, है ना। लेकिन तुम्हारी मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम लोग अजीबो गरीब लॉजिक निकाल करके, मेरे को एक बच्चा मिला, सर आप म्यूट हो गए। एकदम ही अलग का लॉजिक लेकर के आया। वो क्या बोलता है, सर देखो फर्स्ट ऑप्शन 5 से बड़ा, सेकंड ऑप्शन 5 से बड़ा, थर्ड ऑप्शन 5 से बड़ा, लेकिन फोर्थ ऑप्शन 5 से छोटा है सर। सबसे डिफरेंट यही है, यही होगा अपना आंसर, चेक कर लेना। मैं बोला वाह रे आइंस्टाइन, तेरा ही नंबर रह गया था बाकी रहना, और अदरवाइज तो बस साइंटिस्ट लोगों की कमी नहीं है हमारे कंट्री के अंदर। मतलब सर अखंड मगर काफी बार ये राइट भी हो जाता है। कभी कभी राइट हो जाता है ना। नहीं सर, कभी कभी रॉन्ग right होता सर है। नहीं, मोस्टली मतलब जब गलत होता है। वाह, मतलब तुम लोग जबरे हो यार। मतलब सर पढ़ेंगे नहीं, उसके अलावा आप सारे तुक्के मारने के तरीके हमको बता दो, वो सब हम अप्लाई करके देख लेंगे, कोई ना कोई तो काम कर जाएगा। चलो कोई बात यस सर। नहीं, बैक टू द टॉपिक। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, इन्होंने भी क्या किया भाई साहब, भाई तुक्के मारना चालू किया। उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला निकला जो हर जगह पर ट्रू होल्ड कर रहा था, एंड फॉर्मूला वाज रो एट टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रो एट टी नॉट टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। क्या इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ है? आंसर इज नो। ये वही तुक्का मारा है जो तुम अपने एमसीक्यू में मारते हो, राइट। ऐसे ही तुक्के मार मार करके ऐसा एक इक्वेशन ले आया। अब तुम लोग बोल रहे होगे ये साले लोग बड़े गजब लोग होते हैं, मतलब तुक्के भी मारे तो इतना भयंकर तुक्का मारा, कोई कोई आसान सा तुक्का नहीं मार सकते थे क्या? बट है यार, हार्श रियलिटी है, ऐसा किया उन लोगों ने। एक्सेप्टेबल है, मान रहे हो ना इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? रो एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो एट टेम्परेचर टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। चलो अब एक एक टर्म का हम परिचय कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। रोटी क्या है? खाने वाली रोटी नहीं है ये है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर। मुझे आवाज न तेरी आई, किसी से अब क्या कहना। ओके, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर कैपिटल टी, यस। तो यार अब गेस करो ये रो टी नॉट क्या होगा? रूम टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी टी नॉट। नॉट। अरे यार अब तो बोलो यार, अब तो बोलो। अब ये टी क्या है? टेम्परेचर है।
टी क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर है जिसको हम फाइनल टेम्परेचर बोल रहे होंगे। और ये टी नॉट क्या है? ये भी टेम्परेचर है, कौन सा वाला? इनिशियल वाला, राइट। बात रहती है इस अल्फा की। अल्फा का एक बड़ा ही स्पेशल नाम है, नोट्स में से ढूंढ करके मेरे को बताओ इस अल्फा को क्या बोलते हैं? Temperature coefficient of resistivity. Yes, alpha is known as temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. चलिए, अब इस इक्वेशन में अगर मैं आपको बोलूं कि अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है, बड़ा ही टेढ़ा काम है। देखो यार, मैं अपने मैथमेटिक्स का सारा ज्ञान जब इसमें उड़ेल दूंगा ना, तब जाकर के इसको सॉल्व कर पाऊंगा। कहीं गलती हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यस तुम सर। देखते रहना, ठीक है। रो टी इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, रो टी नॉट इंटू वन, इसका मल्टीप्लीकेशन वन के साथ वही का वही हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे भी, रो टी नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अरे खबर पड़ी कि नहीं? यस सर, पढ़ी पढ़ी। गुड। सर यस। इस टॉपिक का नाम क्या है? सेशन 3.3 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यही टॉपिक का नाम है। देख लो, इसीलिए इतने ओके इतने सर। हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है ओके कशिश? सर। ओके, चलिए। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है दरोश, कोई बात नहीं। ओके, चलो ठीक है। अल्फा को बनाना है सब्जेक्ट, इसको गोली मारा, इधर से इधर गया, ठीक है, इधर से इधर गया, राइट। सो रो टी माइनस रो टी नॉट। देख लो, मैं सारा ज्ञान अपना मैथ्स का उड़ेल दे रहा हूं, अभी भी मिस्टेक होने के फुल चांसेस हैं। ये इधर पड़ा हुआ है रो टी नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। फिर ओए सर वो होए होए, डिवीजन में आ जाएगा। मेरी पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो गई यहीं पे आकर के। अब और बची नहीं है। अब बताओ यार, अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है, क्या करेंगे? Division by rho t naught into t minus. यस। अब इसका जो यूनिट निकालना है ना यार, वो यूनिट निकालना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाता है। क्यों? देखो, रो टी और रो टी नॉट, ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही बात है ना? यस सर। जैसे ही आप रो टी, यस, जैसे ही आप रो टी और रो टी नॉट की जगह पर वैल्यूज रखोगे, यूनिट इनका आ जाएगा कॉमन। अरे आ रही है ना बात समझ में? हाँ सर। यहाँ पे जो यूनिट आएगा वही यूनिट यहाँ पे आएगा, यूनिट इनका कॉमन हो जाएगा। और इसका यूनिट और ये जो यूनिट है, इन दोनों के यूनिट क्या हो जाएंगे? बताओ बताओ बताओ। कैंसल। कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा किसका यूनिट? सिर्फ 1/t माइनस टी नॉट का यूनिट बचेगा। और 1/t माइनस टी नॉट टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट, टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो अल्फा का जो यूनिट बन जाएगा वो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसे कैल्विन इनवर्स भी लिखा जाता है। दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा विल बी m0 l0 t0 k-1। अरे बात समझ में? तुम बोलोगे सर ये इतनी कहानी लिखने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, बट लिख दिया। Sir, K कहाँ से है? के स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, कैल्विन, कैल्विन। Yes, sir. यस। अरे है क्या किसी को इसमें कोई डाउट? सर यस। सर ऐसा पता ही नहीं चलता। ओ क्या हो गया, क्या हो गया? सर समझ ही नहीं आ रहा कहाँ किसका कैसे लॉजिक लगाया।
यहाँ तक क्लियर है क्या कशिश आपको ये वाला पार्ट? नहीं। अब मैं बोला था ना बहुत सारा मैथमेटिक्स है इसके अंदर। मैंने पहले ही वार्न किया था। ठीक है, देख कशिश, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रो टी नॉट इंटू 1। कशिश बायो है क्या? यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हम समझते हैं, बायो वाले बेचारे फिजिक्स के नाम पे आधा मैथमेटिक्स तो पढ़ लेते हैं, और इनको इनको लग रहा होता है कि सर हमारा तो मैथ्स के साथ पाला ही नहीं पड़ने वाला है। धोखा होता है यार तुम लोगों के साथ। कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। ओके, रो टी नॉट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी रो टी नॉट। रो टी नॉट को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप तो समझ में आया कशिश? अब यस सर। अरे पक्का ना कशिश? ऐसे डांट तो नहीं रही है ना तू मेरे को? नहीं सर, आया समझ। यार तेरे आसपास बड़ा बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मस्त वाला। ओके ठीक है ठीक है। नहीं सर। ओके ठीक है ठीक है, चलिए। सो इसको अब मैं कशिश क्या कर रहा हूँ, इस तरफ स्विच कर रहा हूँ, प्लस में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये रो टी नॉट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, टी माइनस टी नॉट भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों टर्म इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बस। ओके ओके सर। अभी भी तेरे ओके में ओके लग नहीं रहा है? नहीं सर, ये समझ में आया, मतलब ये स्विच ही करना है डायरेक्टली, उसमें कुछ लॉजिक नहीं। ओके ओके ठीक है चलेगा। सो ये थी कहानी। अब देखो, जैसे जैसे हमारे न्यूटन अंकल की कॉपी को देख करके कुलम भाई ने एक इक्वेशन बना डाली थी, ये G m1m2/r², इसको देख करके हमारे कुलम भाई ने एक इक्वेशन बना दी थी, K(Q1Q2/r²। ऐसे ही इस इक्वेशन को देख करके साइंटिस्टों के ग्रुप ने एक नई इक्वेशन तुमको चिपकाई, और वो इक्वेशन है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टिविटी ये है, और ये जो मैं अब लिख रहा हूं दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू, गेस करो क्या बनेगा? तुम लोग तो सच सर? में गेस करने लग गए, कुछ गेस नहीं सर, करना था। यस सर कशिश? सर ये जो आपने पहले सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो तो, ये जो आपने इक्वेशन पहले पिंक वाले से लिखी है, तो वो इक्वेशन रैंडमली है कि मतलब कहीं से प्रूफ की गई है? कशिश, मैंने यही तो आपको बताया ना कि टेम्परेचर के साथ जब रेजिस्टेंस वेरी करने लगा तो साइंटिस्ट लोगों के बीच में उलझन होने लगी कि भाई ये कैसे वेरी करता है, कौन कितना चेंज आता है टेम्परेचर के चेंज के साथ। सारे लोग अपना अपना इक्वेशन बनाने लग गए, तो सबकी इक्वेशन तो करेक्ट हो नहीं सकती है। एक इक्वेशन हमने देखी कि जो हर टेम्परेचर रेंज के ऊपर सही बन रही थी, एंड दैट इक्वेशन वाज दिस। इसी इक्वेशन को हम इंपैरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है? ऐसी इक्वेशंस जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर से जो रिजल्ट आते हैं उसके थ्रू बनाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं कशिश इंपैरिकल रिलेशनशिप। तो ये Okay, इंपैरिकल रिलेशनशिप है, ठीक है? ओके सर। अच्छा, तुम लोग ऐसा नहीं सोचना है ना कि मैं इसका प्रूफ बताने से बचने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूं। अबे प्रूफ है ही नहीं, समझ रहे हो ना बात को? प्रूफ हाँ सर, वो नहीं आपने है। बोला ना, तुक्का मारा है लोगों ने। सर हाँ मतलब इसका तुक्का, कोई डेरिवेशन नहीं है? हाँ डेरिवेशन नहीं है। मतलब तुम ऐसा मत सोचने लग जाना कि डेरिवेशन में कहीं फंस ना जाए ये बंदा, इसीलिए इसने क्या किया, झोल झाल करके हमको बता दिया कि ऐसा इंपेरिकल की कहानी सुना दी। नहीं नहीं नहीं, सही बता रहा हूं मैं, फैक्ट है ये, ठीक है? यस सर। थैंक यू हीत, तू है यार मीटिंग में, मेरे को ऐसा लगता है कि लेकिन सर, लोग अदरवाइज ये इतना साइलेंस, इतना सन्नाटा तो गब्बर के सांभर में भी नहीं हुआ होगा जितना सांभर के
सांबर कहाँ आ रहा है यार, ये इडली डोसे क्यों अंदर आने लग जाते? नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब गब्बर और सांबा के बीच में भी इतना साइलेंस नहीं होगा जितना तुम लोग इधर क्रिएट कर देते हो। यस सर। स्कीम क्यों बता दिया? ओके चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करें। चलेगा सर। आप जैसा बोलो सर वैसा। ठीक है हम करते हैं। मेरे को ये उम्मीद थी कि कोई तो बोलेगा बस सर ठीक है। नहीं 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 चलेगा, बस इतना बहुत हो गया। मेरे को पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई तो ये कमेंट करेगा। चलो ठीक है। बुनीशा मुझे इक्वेशन बताइए मैडम, रो की क्या थी? रो इज इक्वल टू एक इक्वेशन हमने डिराइव की थी बुनीशा, कैन यू रिकॉल इट? बता सकते हो आप? ये आर ए बाय एल वाले नहीं, ये कुछ भी नहीं करना है। हो अभी आज के दिन दो डिराइव करी ने, उसकी बात करता हूं। सर वो जिसका डेरिवेशन नहीं था वो वाली आप बात कर रहे हो? नहीं, जिसका डेरिवेशन था उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका डेरिवेशन था उसकी बात कर रहा हूँ। ही एक बार पीछे का पेज करो। हाँ अच्छा, हाँ बस वही तो चाहिए तुमको है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यस, वाह मेरे को चैट बॉक्स में आंसर मिल रहे हैं यार। नहीं बुनीशा वो वाली नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। अरे याद रखना भैया, काम की इक्वेशन है, थियरी वाइज इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूं। रो इज इक्वल टू इक्वेशन है हमारे पास m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं अबाउट 3 मटेरियल्स। आपके आसपास 3 टाइप के जो मटेरियल होते हैं, उनमें एक मटेरियल की जिसकी हमें डिस्कशन करनी है वो है मेटल्स की, राइट। दूसरी है सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की, और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे थर्ड की, वो मैं आपको बाद में नाम बताता हूं, अभी नहीं, ठीक है। तो 3 चीजों की। यस दक्ष, कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है, तो भाई कनन हम 3 चीजों की डिस्कशन करने वाले हैं। पहली है मेटल्स की बात करेंगे, सेकंड है सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर की, एंड थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट, बताता हूं मैं आपको। हर्ष डोंट वरी, 3.2 के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ओके यस वो हो जाएंगे इजीली, है ना, डोंट। मेटल्स की अगर मैं आपसे बात करूं, इक्वेशन है रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। कोई मुझे बता सकता है n मेटल्स के लिए लगभग कितना होता है? किसी को भी याद है क्या? नंबर इन्फिनिटी डेंसिटी होता है फॉर सर शायद। मेटल्स। सॉरी, इन्फिनिटी होता है सर। नहीं यार, तो 10 10 to to the power power minus 8. 29। यस, 10⁻²9 के ऑर्डर की होती है नंबर डेंसिटी फॉर कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए। ये वैल्यू इतनी हाई होती है, वेरी वेरी हाई, राइट। ये जो टाउ की वैल्यू सर होती 10 है रेज टू कितना? 29। सर वो भी तो अप्रोक्स इन्फिनिटी हुआ ना। वाह भाई, मेरे इन्फिनिटी और 10⁻29 में तो अगर कोई डिफरेंस नहीं करवा रहा है ना, तो सही में तेरे को नॉवल दिलवाना पड़ेगा मेरे को। चलो ठीक है, सो रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ, ये हमारी है इक्वेशन। n की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, इतनी ही रहती है, चेंज होती नहीं है, लगभग लगभग इतनी रहती है, वो चेंज नहीं होती है इन केस ऑफ मेटल्स। यार आर्ची, अगर सोचो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया, तो ये इलेक्ट्रॉनों की टक्कर जल्दी जल्दी होने लगेगी या देर देर में होनी चालू होगी? जल्दी होनी चालू हो जाएगी। एंड याद करो,
अगर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कम है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज। Decrease. Decrease, yes. Because the time between two successive collisions itself is known as relaxation time. जो एवरेज वैल्यू है टाइम की, जो दो कोलिजन्स के बीच में लग रही होती है प्रीत, उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? रिलैक्सेशन टाइम नाम दिया हुआ है। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, और अगर कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग गए तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, राइट? और अगर टाउ डिक्रीज हो रहा है तो कैन यू टेल मी रो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो यस, बहुत बढ़िया। रो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यही बात जब मैं आपको ये ग्राफ बना करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर और हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ मैंने यहां पर रेजिस्टिविटी ले रखा हुआ है, दूसरी तरफ मैंने लिया हुआ है टेम्परेचर, और जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हुआ तो वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा नजर आता है। यानी एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है। अरे आ रही है ना बात समझ में? टेम्परेचर इंक्रीज करने से हुआ क्या? क्या एन चेंज हुआ? आंसर इज नो, एन नहीं चेंज हुआ है। कौन चेंज हुआ है? टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और हुआ क्या है टाउ को? टाउ डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, कोलिजन जल्दी 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 होने चालू हो जाते हैं, और जब कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगी। और यही इस ग्राफ से हमने आपको शो किया हुआ है। और ऐसे मटेरियल्स के लिए, ये जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू आती है वो कैसी आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है, राइट? अल्फा की वैल्यू कैसी आती है? इसमें पॉजिटिव आती है। कमिंग टू सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर जब चैप्टर नंबर 14 में आपको सिखा रहा हूंगा, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ के अंदर, यहां पे सेमीकंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होना चालू होते हैं। अभी के लिए आप समझ लो कि सिर्फ एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको चैप्टर नंबर 14 के अंदर गारंटेड बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि जैसे ही हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, यानी एन की वैल्यू क्या होने लग जाती है? इंक्रीज। दक्ष, अगर एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा? एन इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। और इसीलिए जब आप इसके ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टाइम। अब तुम समझ सकते हो कि जब ग्राफ इस तरीके का था तब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो जब ग्राफ इसका रिवर्स हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। बिल्कुल सही। कोई दिक्कत इसमें? यस सर, मेटल्स में टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऐसा किसने बोला? किसी ने बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। हर्ष, मैंने बोला है कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। मेरे पास एक स्टील है, स्टील क्यों, मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, आयरन ले रहा हूं। आयरन मैंने लिया हुआ है और आयरन को मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं, उसके टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तब रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी वो मुझे स्टडी करना था, राइट? यस। तो आयरन है, कॉपर है, ऐसे मटेरियल्स के लिए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में लाए करते हैं, और जब इनमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी घट जाती है। अब खतरा क्या है? अगर कोई डिवाइस में आपको मेटल्स या सेमीकंडक्टर का बना करके दे दूं तो खतरा क्या है उसे समझना। खतरा ये है ना कि अगर मेटल है
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर मैंने आपको भेज दिया रेगिस्तानी एरिया में, यानी डेजर्ट वाले एरिया में कहीं पे भेज दिया, तो इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ले आसमान को छूनी चालू हो जाएगी। और फिर मैंने आपको भेज दिया कश्मीर, तो उस टाइम पे उसकी ये गड्ढे में जाना चालू हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? मतलब मैंने तुम्हारा मोबाइल फोन मान लो बना दिया किसी ऐसे डिवाइस से जिसकी रेजिस्टिविटी या मेटल का बना हुआ है, राइट, कंप्लीटली मेटल का बना दिया। तो कंप्लीटली मेटल का अगर मैं बनाऊंगा तो तुम जब डेजर्ट वाले एरिया में होगे तो उस टाइम पर रेजिस्टिविटी आसमान टच कर जाएगी, जब कश्मीर पहुंच जाओगे तो वो पाताल लोक में घुस जाएगी। अरे समझ पा रहे हो बात को? मतलब फ्लक्चुएशन बड़ा आना चालू हो जाएगा। क्या ये फ्लक्चुएशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए अच्छे हैं? आंसर इज नो सर। नहीं, ब्लास्ट कर सकता है आपका डिवाइस। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो हमारे बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं ना, जो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, उनको ना तो मेटल्स का बनाया जाता है, ना सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का, उनको बनाया जाता है अलॉयज में से। घर के अंदर अगर आपको पता हो तो कुकर, अरे यूज होता है ना घर में कुकर। हाँ सर, Yes, होता sir. है। टेम्परेचर के साथ उसकी भी रेजिस्टिविटी का एक पैटर्न बनता है, लेकिन क्योंकि वहां पे हम हीट के साथ डील कर रहे होते हैं तो वो एक अलग एरिया बन जाता है। यहां मैं करंट के साथ डील कर रहा हूं तो मैं उसी से रिलेटेड चीज आपको बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट अलॉयज। मेटल्स ने क्या धोखा दिया कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी बढ़ा दी। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ने क्या लोचा किया कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी घटा दी। लेकिन ये जो हमारे अलॉयज है ना, अलॉयज यानी मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मटेरियल्स, तो ये जो मिक्सचर वाली हमारी अलॉयज बनती हैं, ये अलॉयज बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देती हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तब हमने इसे ऑब्जर्व किया कि जब मैं इसके टेम्परेचर को 50 डिग्री तक इंक्रीज करता हूं, कितने डिग्री तक? 50 डिग्री तक इंक्रीज करता हूं, तब इसकी रेजिस्टिविटी में चेंज देखना कितना कितना अजीब आया है, कितना अजीब चेंज आया देखना। आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही हो चुकी है, ऑलमोस्ट पैरेलल हो चुकी है, राइट? यस सर। पैरेलल नहीं है, बहुत ही हल्का सा वेरिएशन आया है, 0.012 इस तरीके के ऑर्डर का। 50 डिग्री के टेम्परेचर चेंज में इतना छोटा सा वेरिएशन आता है रेजिस्टिविटी में। इसीलिए नॉर्मली जब हम पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ऐसी कोई भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि जो वायर आप यूज करोगे, वो वायर किसका यूज करोगे? अलॉयज का यूज करोगे। मेटालिक या सेमीकंडक्टर के वायर्स को हम यूज करेंगे नहीं। रीजन समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज सर। वाइड रेंज ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर भी रेजिस्टिविटी में कोई खास चेंज नहीं होता, एंड दैट इज व्हाट द मेजर एडवांटेज ऑफ अलॉयज इज। क्लियर है क्या ये बात? कोई डाउट इसमें? सर आपने बोला कि 0.12 के ऑर्डर किए थे, वो बात समझ नहीं है। मतलब जो डिफरेंस आता है ना तरुष, वो डिफरेंस बहुत कम होता है। मतलब इतना कम के लगभग वो डिफरेंस 0.01, 0.012 ऐसा डिफरेंस आता है, जो कि हम ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। यस, ओके, मूविंग अहेड। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं आज का, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी, क्या ये वर्ड आपने पहले सुना हुआ है? यस सर। मोबिलिटी, अगर मैं आपको इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताऊं तो इट इज एबिलिटी टू मूव। एबिलिटी टू मूव, मूव करने की एबिलिटी, उसी का नाम क्या बढ़ गया? मोबिलिटी बढ़ गया, राइट?
अब ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई मूव करने की एबिलिटी, इसको हम फिजिक्स के साथ ला करके अटैच करते हैं और फिर देखते हैं सिचुएशन क्या है। देखो, अगर मैंने आपको एक पुरानी एकदम खखड़ी हुई साइकिल दे दी है ना, एकदम खराब, एकदम बहुत बहुत खराब हालत की साइकिल दे दी, और फिर मैंने बोला जैनम इसको चलाओ, तो जैनम आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए या ज्यादा लगाना पड़ेगा? ज्यादा सर। ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स लगा करके आप एक वेलोसिटी एक्वायर करोगे, राइट? लेकिन अगर दूसरी तरफ मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऋषि को एक नई एकदम नक्कोर साइकिल ला करके पकड़ा दी है, तो ऋषि उस केस में कम फोर्स में आप उतनी ही वेलोसिटी एक्वायर कर सकते हो या नहीं? यस सर। यस। सो लेस अमाउंट ऑफ फोर्स में आप क्या कर सकते हो, उतनी ही वेलोसिटी एक्वायर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जरूरत होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट? अरे हाँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने लगा दी है तो इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है, फोर्स लगता है, राइट? और फोर्स लगेगा तो वो मूव करना चालू करेगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी को बड़ा ही स्पेशल नाम दिया हुआ है। जानवी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पीड जो हमने इलेक्ट्रॉन को दी हुई है? क्या नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की उस स्पीड को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी गुड। उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? मोबिलिटी नाम दिया हुआ है। प्रखर, अगर मैंने ये बोला है कि इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन आई से इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? लिख सकता हूं क्या? प्रखर, यू आर नॉट ऑडिबल। अरे थम्स अप थम्स डाउन करके भी चला सकता है तू काम। ओके, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? मोबिलिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। सो म्यू इज नोन एज मोबिलिटी, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है फाइनल? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? बताओ, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? और मीटर पर मीटर पर सेकंड। यस। मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है यूनिट? वोल्ट पर मीटर। अब जरा चेक करना, मीटर को मीटर के पास भेज दो, सो इट इज मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ये मोबिलिटी का क्या है? एसआई यूनिट है। और अगर डायमेंशंस इसके निकालने के लिए आपको कह दिए जाएं तो ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। डायमेंशंस इसके जो होते हैं दैट इज m-1 L0 T2 A1। यार चेक कर लेना एक बार नोट्स में क्या करेक्ट लिखा है या मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है। यस सर। नहीं, ए, हाँ यस सर, बराबर। ओके, सो m-1 L0 T2 A1 ये हमारी क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑफ मोबिलिटी, राइट? अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट किया था सेशन 1 के अंदर। बताओ मेरे को क्या इक्वेशन थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। इक्वेशन दी -e/m इंटू टाउ, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा गायब। इट विल बी +e/m इंटू टाउ। इसको इज्जत से ले चल के यहां रख दो। सो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा e/m
इनटू यहाँ पर आ चुका है टाउ और डिवाइडेड बाय है ई से ई शहीद हो गया, इक्वेशन बन जाएगी ई टाउ बाय एम। दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। ओके अच्छा, इसके बाद एक पार्ट जो है वो मैं आपसे चाहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी में खत्म करें, एंड दैट इज रजिस्टर्स का सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। अरे कर पाओगे? कशिश इज सेइंग नो, नहीं करना है। अरे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन यार, हाँ सर। ठीक है ओके। टेंथ का याद है अभी भी? ओके सो यस, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको टेंथ का अभी भी वो पार्ट याद होगा, सो दैट्स ग्रेट। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, बताना, मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा उसमें, लेकिन आई विश कि आप नेक्स्ट लेक्चर तक आप उसको खत्म कर चुके होंगे। हाँ जी, ये होमवर्क है आपका, राइट? ये इतना पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। ओके सेशन 3.3